आपने कभी सोचा है कि हम कैसे अपने देश के दुश्मनों पर इतनी प्रिसाइजली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कैसे हमला कर पाते हैं? मतलब आपने अभी रिसेंट जो सबसे रिसेंट एग्जांपल है ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि इंडिया ने जब बहावलपुर की जो जैश ए मोहम्मद का पूरा एक गढ़ था, ठिकाना था जिस मस्जिद पे, उस पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपना एक ब्रह्मोस मिसाइल दे मारा। और आपने वो फुटेजेस भी देखी होंगी, वीडियोस भी देखा होगा कि उस मस्जिद का जो ऊपर गुंबद है, सीधा जाकर उस गुंबद पे लगी है मिसाइल। तो हम इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कैसे हमला कर पाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इससे पहले भी हम कई बार ऐसे ही प्रिसाइज अटैक कर चुके हैं। अब चाहे आप 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, उसके बाद 2019 में हुई बालाकोट स्ट्राइक को देख लीजिए, और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में तो आपने देख ही लिया है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हम कैसे इतने प्रिसाइज अटैक कर पाते हैं? तो इसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इसरो। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी के कारण हम इतने प्रिसाइजली अटैक प्लान कर पाते हैं और उनको एग्जीक्यूट भी कर पाते हैं। आज की डेट में जो इसरो है वो एक इंडियन स्पाई बन चुकी है। मतलब आप ये समझिए कि वो 24 घंटे अपने हमारे जो देश के दुश्मन है उनके ऊपर 24 घंटे अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू पूरी नजर रखती है और उनकी हर हरकत को नोट किया जाता है। इसरो को अगर मैं इंडियन डिफेंस का फोर्थ पिलर भी कहूं तो गलत नहीं होगा। हमारे पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो है ही, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी हैं, लेकिन इसरो आज की डेट में एक फोर्थ पिलर ऑफ डिफेंस के तौर पर इंडिया के लिए काम कर रही है। इसरो पिछले कुछ सालों से लगातार मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर रहा है। ये काम अभी भी चल रहा है। SBS-3 प्रोजेक्ट के अंदर हम लगभग 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं अगले 5 सालों के अंदर। और ये वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि हमारे पास कितनी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं आज की डेट में, और आगे के लिए हमारे पास क्या प्लान है, और आगे चल के स्पेस वॉरफेयर का में इंडिया क्या सोच रहा है और हमें इसको कैसे लेकर आगे जाना चाहिए। इसी बात पर आज का ये वीडियो रहने वाला है और हम इसी टॉपिक पर आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं रीसैट की, रडार इमेजिनिंग सैटेलाइट की। इस सीरीज की कुल 5 सैटेलाइट्स हैं और अभी के लिए जो 4 सैटेलाइट्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं, और अगली जो 5वीं की सैटेलाइट का लॉन्च होना था 18 मई को, वो अनसक्सेसफुल रहा, बट इसरो जल्दी उसको रीलॉन्च करेगा। अभी के लिए हमारे पास जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो इतनी एफिशिएंट सैटेलाइट्स हैं कि आप ये समझिए कि रात को भी और दिन को तो खैर होता ही है, और रात को इवन जब क्लाउड्स भी होते हैं तो भी उनके पार जा करके आसानी से ये सैटेलाइट हमें क्लियर पिक्चर दे सकती है। और इससे हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान के साथ और ईस्टर्न बॉर्डर है हमारे चाइना के साथ, और जो ओशियन सर्विलेंस का काम है ये पूरी तरीके से ये सैटेलाइट्स देखती हैं, करती है, और ये हमें एक क्लियर पिक्चर देती है, एकदम अल्ट्रा लग्जरी क्वालिटी में ये हमें पिक्चर्स देती है हमारे बॉर्डर्स की और ओशियन सर्विलेंस की। और ये जो सैटेलाइट है इनको बोलते हैं कि ये ऑल वेदर सैटेलाइट है, हर मौसम में ये काम कर सकती है। अगली जो सैटेलाइट है वो है कार्टोसैट सैटेलाइट। इस सीरीज की कुल 7 सैटेलाइट है हमारे पास, और जो सबसे रिसेंट सैटेलाइट इसमें है वो है कार्टोसैट 3। तो इसका काम ये है कि ये जो है अल्ट्रा लग्जरी इमेजेस हमें देती है, और 25 सेंटीमीटर तक की इसकी मतलब क्लियर इमेजेस हमें दे सकती है ये पूरी लाइट। इसके अलावा इसका जो यूज है वो सिविलियन और मिलिट्री पर्पस दोनों के लिए यूज होती है ये सैटेलाइट। और एक सबसे खास बात ये है कि इस सैटेलाइट का यूज हमने भरपूर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक में भी किया था। और जो तीसरे नंबर की हमारी सैटेलाइट है वो है एमीसैट। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट है। इसका बेसिकली जो काम है वो है कि दुश्मन के रडार को पकड़ना। ये जो भी हमारे दुश्मन के रडार होते हैं, मिलिट्री बेसिकली जो मिलिट्री रडार होते हैं उनको ये डिटेक्ट कर लेती है। इसके साथ ही जो लो लेवल की रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है उनको भी ये डिटेक्ट कर लेती है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो हमारे पास हमारे जो एवैक्स होते हैं या जो फाइटर जेट्स होते हैं उनको होता है, क्योंकि इससे हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि उनके जो रडार हैं या उनके जो एयर डिफेंस के रडार हैं वो कहाँ प्लेस्ड हैं, वो कहाँ पर हैं।
तो इसे आसानी से इसकी हेल्प से हम उनको डिटेक्ट कर पाते हैं और उनको खत्म कर पाते हैं। और इसका हमने एक्सटेंसिवली यूज भी किया था बालाकोट में और ऑपरेशन सिंदूर में भी। और जो ये सैटेलाइट है ये एक्चुअली प्रोजेक्ट कौटिल्य जो है उसके अंतर्गत एक ये डेवलप की जा रही है डीआरडीओ के द्वारा। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है रहने वाला है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उनको हम डिटेक्ट कर पाए। और इवन जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं दुश्मनों के या जो भी हमारे हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, उनके जो भी कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं जो आपस में वो लोग बात करते हैं, उसको भी आसानी से ये डिटेक्ट कर पाए। और ये कर भी रही है और ये बेहतर काम कर रही है। और इस तरह के और सैटेलाइट्स लॉन्च करने का अभी हमारे पास और प्लान है। आगे चल के डीआरडीओ, इसरो और मिलकर इसको और लॉन्च करेंगी। और जो इसका सैटेलाइट का डेटा होता है वो हमारी एनटीआरओ के पास जाता है। इसको मैनेज तो पूरा हमारी इसरो करती है, बट जो इसका डेटा आता है वो स्टडी हमारी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा करती है। और ये सैटेलाइट आप एक तरीके से कहिए अपनी क्लास की एक थोड़ी अलग सैटेलाइट है, बाकी सैटेलाइट से इसका काम थोड़ा सा अलग है। फिर आती है जीसैट सीरीज की सैटेलाइट्स, और ये फुली मिलिट्री को डेडिकेटेड सैटेलाइट्स हैं। इसमें जो GSAT-7 है ये इंडियन नेवी को डेडिकेटेड है, GSAT-7A एयरफोर्स के लिए है, GSAT-7B इंडियन आर्मी के लिए है, और GSAT-CR भी इंडियन नेवी के लिए है। इसका जो मेन पर्पस है वो है कम्युनिकेशन बिल्डअप करना। हमारी तीनों आर्म फोर्सेस के बीच में आपस में डेटा शेयर कर पाते हैं और एक इंट्रीगेट फॉर्म में तीनों सेनाएं हमारी इसकी हेल्प से ऑपरेशन को, कोई भी ऑपरेशन हो उसको एग्जीक्यूट कर पाती हैं। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमें यह होता है कि हमारी जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, ये आपस में एक साथ इंटीग्रेट हो करके एक मिशन पर काम कर सकती हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि एक जासूस है हमारे अंतरिक्ष में, जो लगातार 24 घंटे हर वक्त नजर रखते हैं हमारे दुश्मनों पर। और ये जो डेटा है ये हमारी मेनली 2 एजेंसीज को प्रोवाइड करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि इसका जो डेटा है वो इसरो नहीं देखती है। इसका जो डेटा है वो एक तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि एनटीआरओ देखती है। दूसरा जो है वो इसका डेटा जाता है डीएसए के पास। ये एक नई स्टेबलाइज्ड एजेंसी है, डिफेंस स्पेस एजेंसी इसका नाम है पूरा, और ये 2019 में बनाई गई थी। और जो इसका मेन जो डेटा है ये इन दोनों एजेंसीज के पास जाता है और ये उसको स्टडी करती हैं और फिर आगे ये फॉरवर्ड करती है, हमारी अलग अलग डिफेंस फोर्सेज हैं ये उनको देती हैं। तो इसकी हेल्प से हम जो भी आगे की प्लानिंग होती है अपने सुरक्षा को लेकर के वो सब कर पाते हैं। फ्यूचर में तो देखो जो कंट्रीज हैं वो स्पेस में मिलिटराइजेशन तो करेंगी ही, और यूएस ने तो 2020 में अपनी एक स्पेस फोर्स बना ली थी। अभी के लिए हमारे पास कोई भी स्पेस से जुड़ी मिलिट्री डॉक्ट्राइन नहीं है। अप्रैल में जनरल सीडीएस ने बोला था कि जल्दी अगले कुछ महीनों में, लगभग 3 से 4 महीनों में, इंडिया अपनी स्पेस मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी रिलीज कर देगा। बट ये अभी के लिए हो जानी चाहिए थी। खैर आगे चल के हमारा प्लान है इसको रिलीज करने का, जो कि एक अच्छी बात है। और स्पेस वॉरफेयर में तो देखो इंडिया भी कहीं पीछे रहने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 2019 से ही हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आपको याद होगा 2019 में मिशन शक्ति नाम से एक हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था। इसमें एक्चुअली क्या था कि हमारी जो मिसाइल थी वो एक सैटेलाइट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले केवल दुनिया के 3 जो बड़े देश हैं उन्होंने इस सफलता को हासिल किया था। इसमें यूएसए था, रशिया था, चाइना था, और दुनिया के चौथे हम देश बने थे जिसने इस कैपेबिलिटी को हासिल किया था कि वो अपनी मिसाइल से एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद हमने डीएसए को बनाया, डिफेंस स्पेस एजेंसी को बनाया 2019 में ही। और इसका जो मेन काम है वो बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में जो स्पेस वॉरफेयर होगा उसको हम कैसे करेंगे, और अपनी जो भी एसेट्स हैं हमारे स्पेस में, जो भी हमारी सैटेलाइट्स हैं या कोई और भी जो भी एसेट्स हैं हमारे स्पेस में, उसको हम कैसे डिफेंड कर पाएंगे, और जो ऑफेंसिव और जो डिफेंसिव दोनों की रणनीति पर कैसे काम होगा, इसके लिए हमने डीएसए को भी बनाया था। इसके बाद हमने जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, बेसिकली जो स्पेस से रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंड स्पेस एक्स के नाम से भी मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। और अभी रिसेंटली नवंबर 2024 में भी हमने अंतरिक्ष अभियान के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। हालांकि इसको थोड़ा सा और रिसेंटली होना चाहिए था, बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग।
आने वाले टाइम में अब देखिए वॉर जो होगी वो सिर्फ एयर, लैंड और सी तक सीमित नहीं रहने वाली। ये अब स्पेस में भी जाएगी। कंट्रीज जो है वो स्पेस में भी वॉर लड़ेंगी। तो जो इसकी तैयारी है वो भी हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक डेडिकेटेड स्पेस मिलिट्री कमांड बनानी होगी, जो कि फुली डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों तरीकों से इंडिया के स्पेस को कैसे सुरक्षित रख सकता है इस पर काम करे। हमने डीएसए 2019 में बनाई है, बट स्टिल इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और भी ज्यादा हम काम कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो हमें नंबर ऑफ जो हमारी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, जो फुली डेडिकेटेड है मिलिट्री सैटेलाइट्स, उनका नंबर इंक्रीज करना चाहिए। अभी के लिए जो भी हमारे पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं वो काफी कंट्रीज से अभी पीछे हैं। यूएसए की बात करें तो सबसे ज्यादा यूएसए के पास मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। इनका नंबर तकरीबन 257 है। फिर आता है चाइना 157, 157 मिलिट्री सैटेलाइट्स के साथ। इसके बाद रशिया है, 110 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद फ्रांस के पास तकरीबन 17 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद इजराइल आता है 12 सैटेलाइट्स के साथ। इसके बाद इटली आता है 10 सैटेलाइट्स के साथ। और फिर इसके बाद कहीं हमारा नंबर आता है 9 सैटेलाइट्स के साथ। हमारे पास मिलिट्री से डेडिकेटेड केवल अभी 9 सैटेलाइट्स हैं। इनका नंबर हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। हालांकि हमने प्लानिंग कर रखी है अगले 5 सालों की, जैसे हमने बताया था कि अगले 5 सालों में हम ये फ्रांस, इटली और इजराइल से तो आसानी से ओवरटेक कर जाएंगे। लगभग हमारे पास प्लान है कि हम अगले 5 सालों में 52 सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। तो इससे इंडिया चौथे नंबर तो पर तो आ जाएगा, बट स्टिल अभी के लिए इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और 9 सैटेलाइट से काम नहीं चल सकता। तो इसके लिए इसका नंबर बढ़ाना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। इंडिया मिलिट्री सैटेलाइट नेटवर्क और स्पेस वॉरफेयर में अभी थोड़ा यंगर स्टेज पे है। हम इस पे काम कर भी रहे हैं और जल्दी हम इस पे इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे। लेकिन हमारे जो भी स्पेस है उसको फुल्ली डिफेंड करने के लिए और इंडिया की स्पेस को सुरक्षित पूरी तरीके से करने के लिए हमें कुछ चीजों पर बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो कुल 4 से ये 5 पॉइंट्स है जिस पर हमें तुरंत जल्दी काम करना चाहिए। और सबसे पहला तो है कि अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमें सबसे ज्यादा तो मिलिट्री सैटेलाइट्स का नंबर इंक्रीज करना होगा, क्योंकि इंडिया जैसे बड़े देश के लिए 9 मिलिट्री सैटेलाइट्स कम है। हालांकि इस पे काम कर रहे हैं, बट ये हमें जल्द से जल्द अचीव करना होगा। दूसरा जो है वो है हमें एक डेडिकेटेड स्पेस वॉरफेयर कमांड बनानी होगी। डीएसए हालांकि हमने बनाई है, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एक फुल डेडिकेटेड स्पेस वॉरफेयर कमांड होगी, तो इससे हम इजिली नई जो भी हमारे प्लान्स हैं स्पेस को लेकर के, जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको और इजीली हम लोग काम कर पाएंगे इंटीग्रेट तरीके से। फिर आता है कि हमें नंबर ऑफ मिलिट्री जो एक्सरसाइजेज हैं स्पेस से रिलेटेड बेसिकली वो बढ़ानी होगी। और स्पेस के लिए नए वेपन्स के लिए ऊपर रिसर्च करना होगा कि ऐसे कौन से वेपन्स हैं जो कि हम स्पेस में भी यूज कर सकते हैं और अपने जो हमारे जो एसेट्स हैं स्पेस में उनको हम लोग बचा सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद हमें स्पेस वॉरफेयर से जो भी ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं स्पेस की वो हमें डेवलप करनी होगी, मैक्सिमम जल्द से जल्द बनानी होंगी और डेवलप करनी होगी। और प्राइवेट कंपनीज को भी स्पेस में हमें पुश करना होगा, उनको इनकरेज करना होगा, डेवलप करना होगा, जिससे प्राइवेट कंपनीज भी अपने स्पेस में आ सके, स्पेस टेक्नोलॉजीज में आ सके। इससे हमारी इसरो के ऊपर जो एक बर्डन है वो थोड़ा कम हो पाएगा और इसके साथ ही हम और नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप कर सकेंगे। तो जब तक हम ये सब चीजें नहीं कर लेंगे तब तक हम अपनी स्पेस को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें इन सब चीजों पे काम करना होगा जिससे हम अपनी स्पेस को पूरी तरीके से 100% सुरक्षित रख सकें। और हालांकि इसरो इस पे अपना काम कर भी रही है, फुली डेडिकेटेड तरीके से वो काम कर रही है, बट स्टिल अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है स्पेस वॉरफेयर और स्पेस मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज में। तो इस पे जल्दी हमें काम करना होगा।